हेलो एवरीवन, यो हिंदी टीचर रेखा शर्मा। आशा करती हूँ सभी सुरक्षित होंगे घर पे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में पद। पद क्या होते हैं आपने पिछले कक्षाओं में भी पढ़ा होगा बेटा। पद वर्णों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को शब्द तथा शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब पद में शाम घर चलो, तो ये तो हो गया वाक्य। पद कैसे बनेंगे, ये वाक्य की परिभाषा थी। वाक्य की परिभाषा देते हुए ये पद अलग अलग शब्दों के पद कहलाते हैं। जैसे शाम घर चलो, अगर इसको साथ में लिखेंगे तो वाक्य हो जाएगा, और इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, पद हो जाएगा। तो पद की परिभाषा भी देखिए आप। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। इसी प्रकार से अगर आपके एग्ज़ाम में वाक्य की भी परिभाषा आती है तो आप क्या लिख के आएंगे, वर्णों के सार्थक व क्रमबद्ध समूह को शब्द तथा शब्दों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के बाद पद कैसे तैयार किए जाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं अलग अलग सार्थक है, क्रमबद्ध है, व्यवस्थित है, वर्ण है, ये ही इनमें प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाएंगे, पद कहलाएंगे। आगे इसी प्रकार से देखिए पद के निम्न प्रकार। पद के भेद, आपने पिछली कक्षाओं में पद के भेद भी पढ़ोगे। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद, क्रिया विशेषण पद, समुच्चय बोधक पद, संबंध बोधक पद, विस्मयादि बोधक पद। पद के निम्न प्रकार हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद, क्रिया विशेषण पद, समुच्चय बोधक पद, संबंध बोधक पद, विस्मयादि बोधक पद। आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा बेटा, कक्षा 8वीं 9वीं। अब आज हम 10वीं कक्षा की हिंदी व्याकरण पुस्तक लेके बैठे हैं सभी। आप सभी साथ में अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तक लेके बैठा, उसमें पद वाला टॉपिक निकाला, उसमें पद परिचय पढ़ रहे होंगे आप। आगे देखिए पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत। अब पद परिचय में सबसे आवश्यक संकेत संज्ञा का होता है, सर्वनाम का होता है, विशेषण का होता है, क्रिया का होता है, क्रिया विशेषण का होता है, समुच्चय बोधक का होता है, विस्मयादि बोधक का होता है। अब संज्ञा पद, सबसे पहले संज्ञा पद में संज्ञा के भेद होते हैं। हमने संज्ञा पढ़ी पिछले कक्षाओं में। उसके भेद होते हैं, लिंग होते हैं, वचन होते हैं, कारक होते हैं, क्रिया के साथ संबंध भी होते हैं। वो होते हैं संज्ञा के साथ पद के भेद का पहला रूप। दूसरा है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम भी होते हैं, तो इसमें पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध, ये सभी सर्वनाम पद के भेद में भी आएगा। आगे विशेषण। विशेषण के भेद होंगे, लिंग होंगे, वचन होगा, विशेष्य होंगे। आप अपनी व्याकरण पुस्तिका ओपन करके बैठिए सभी। आगे बेटा क्रिया, आकर्मक, सकर्मक, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोगकर्ता और कर्म का संकेत होता है। इसी आधार पर क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण भेद जिस क्रिया की विशेषता बताते हैं उसके बारे में निर्देश बताया जाता है। ये सब पद के भेद चल रहे हैं, इनके बारे में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में डिटेल में लिख सकते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ। आगे है समुच्चय बोधक। शब्दों के भेद होते हैं, उनका संबंध होता है, निर्देश होते हैं इत्यादि, इनका प्रयोग किया जाता है। छोटी कक्षाओं में ये अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं आपके, जो आपने पढ़ चुके हैं। आप चाहो तो अपनी कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं की जो भी व्याकरण
बुक है वो लेके बैठ सकते हैं। उसमें छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, उनको वापस से आप रिवाइज कर सकते हैं घर पे। संबंध बोधक देखिए बेटा, शब्दों के भेद तथा उनका संबंध संबंध बोधक में आता है। विस्मयादि बोधक आपने अलग से टॉपिक पढ़ा होगा। विस्मयादि बोधक डरना, हक्का बक्का रह जाना, वो होता है विस्मयादि बोधक। शब्दों में भेद तथा भाव का उल्लेख, पद परिचय के लिए शब्दों का प्रयोग ज्ञान का होना आवश्यक है। शब्दों के 8 प्रकार होते हैं जिनका पद परिचय में उल्लेख किया जाता है। ये निम्न प्रकार से, पहला है संज्ञा। वापस इसको डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। संज्ञा पर, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हमने शुरुआत में पढ़ा होगा। संज्ञा के 3 भेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा शब्द का लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसके संबंध की जानकारी दी जाती है। संज्ञा के भेदों की पहचान इस प्रकार है। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जाति लड़का है, लड़की है, इनके नाम होते हैं। जैसे सीता, गीता, मीना। अब ये सभी क्या हो गए? जाति हो गई। भाई मीना और पिंकी ये है तो लड़की, तो यहाँ पे अगर लड़की आता है तो आप क्या लिख के आएंगे? जातिवाचक संज्ञा। अगर सीता या गीता आ जाता है, यह सीता है, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखेंगे। क्लियर? आगे चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उपेंद्र, अभी भी बताया था मैंने, जैसे नाम आ जाता है, दिल्ली, उपेंद्र, काशी, आगरा इत्यादि। अगर इस तरीके के नाम आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो आप क्या लिखे आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका 3rd पार्ट है भाववाचक संज्ञा। आपको रिमाइंड होगा कि ये पिछले कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार प्लीज़ दोहरा कर पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। क्लियर बेटा? 3rd है भाववाचक संज्ञा, जैसे अच्छाई, श्रेष्ठता, सुंदरता, लड़कपन, बुढ़ापा इत्यादि। अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो हम संज्ञा का 3rd वाला पार्ट लिख के आएंगे। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए इसी का सर्वनाम। सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, सीता खाना खा रही है, मैं आ जाता है तो आप सर्वनाम लिखेंगे। सीता आ जाता है तो आप क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सर्वनाम। सीता आ जाता तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगी। नाम आता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, और नाम के अलावा मैं, वह, तुम इत्यादि आ जाता है तो आप सर्वनाम शब्द लिखेंगे। क्लियर? आगे चलेंगे विशेषण। विशेषण भी हमने कई प्रकार से पढ़े पिछली छोटी कक्षाओं में। विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। इस प्रकार से विशेषण के भी रूप इस पद में मिलेंगे। ये पद के भेद चल रहे हैं। अब पद परिचय में विशेषण लिंग, वचन, विशेष्य का उल्लेख किया जाता है। अब इसमें पद परिचय के आधार पर इसका वचन, लिंग, इनके विशेष्य का आधार भी माना जाता है। क्लियर? 4th है क्रियापद, जिससे काम के करने या होने का पता चले वही क्रिया कहलाती है। ये भी एक पद का भेद है बेटा। क्रिया 2 प्रकार की होती है: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और एक क्रिया अब आपके आज इस कक्षा में आई है, प्रेरणार्थक क्रिया। 9th में भी आ चुकी है प्रेरणार्थक क्रिया। कर्ता द्वारा प्रेरणा देने और दूसरे द्वारा कार्य करवाने वाले, जैसे लिखना, लिखवाना, पढ़ाना, पढ़वाना, सिखाना, सिखवाना। प्रेरणार्थक क्रिया। सिखाया, सिखवाना, लिखा, लिखवाया, खेल, खेलना, बैठ, बिठाना, बिठवाया, खोद, खुदाना,
खुदवाए, ये प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। ये भी बेटा क्रिया के जो पद है वो पद के भेद हैं। ऐसे ही संयुक्त क्रिया जैसे आ जाओ, सुन लो, काम कर लो, ये सब धातुएं भी कहलाएंगे। जैसे पद परिचय देते समय क्रिया के लिंग, वचन, कारक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से क्रिया का रूप भी पद के भेद में लिया जाता है। अब इसका 5th वाला भाग क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पद। क्रिया विशेषण के अविकारी अव्यय शब्द हैं जो क्रिया के विशेषण को प्रकट करते हैं। पहला है रीतिवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है कालवाचक और आखिरी है परिमाणवाचक। ये हो गया क्रिया विशेषण भेद। 6 है बेटा समुच्चयवादक, समुच्चय बोधक पद। ये भी पद का भेद है। समुच्चय बोधक के अव्यय शब्द से जो शब्द पदों के वाक्य को जोड़ने, मिलवाने, विरोध व्यक्त करने, विकल्प तथा कारण परिणाम बताने का कार्य करते हैं, वही समुच्चय बोधक पद कहलाते हैं। समुच्चय बोधक कहलाते हैं या पद कहलाते हैं। 7 नंबर है संबंध बोधक। संबंध बोधक अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पद के बाद प्रयुक्त होते हैं। वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वही संबंध बोधक कार्य होते हैं। जैसे छात्र अध्यापक के बीच संवाद चल रहा है, तुम उसके साथ थोड़ी देर खेलो, साथ जब आ जाता है तो ये संबंध बोधक होला। माता पिता के साथ, मीना गीता के साथ, अगर इस तरीके का कोई वाक्य आ जाता है तो आप संबंध बोधक लिख के आएंगे, तो संबंध बोधक पद का 7वां भेद होगा। आखिरी बेटा 8वां भेद विस्मयादि बोधक। ये भी हमने अलग से पढ़ा है। वे अव्यय शब्द जो विस्मय, आश्चर्य जो होता है, हर्ष, दुख, घृणा आदि के भावों को व्यक्त करता है, वे ही विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। ये थे बेटा पद के 8 भेद। इस प्रकार से आप अपने व्याकरण अभ्यास पुस्तक को लेके बैठिए और पद परिचय के बारे में पूरा दोहराना है, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसी प्रकार से मैं ये पद परिचय समाप्त करती हूँ। थैंक यू, टेक केयर ऑल।